नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। यानी इसमें से आप चारों ऑप्शन में से एक राइट टिक करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। यानी इनमें से देखो, रंगनाथन के द्वारा नियम दिए गए, सिद्धांत दिए गए, उपसूत्र दिए गए, तो इनमें मेरे ख्याल से वो आपको बताना है, वो सिद्धांत आपको बताना है जिसमें उस प्रक्रिया द्वारा किसी कार्यशील संग्रह को पुनः प्रक्रिया हेतु पहचाना जा सकता है, उसे हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो जो सिद्धांत, जो नियम, जो उपसूत्र आपने पढ़े थे, उनमें कोई एक तो ऐसा पढ़ा होगा जिसमें पुनः प्रक्रिया से रिलेटेड चर्चा की होगी। यानी कोई एक संग्रह दिया है, किसी चीजों का एक इकट्ठा एक संग्रह है हमारे पास, उनको अगर हम दोबारा से रिन्यू कराएं, यानी हम कहें तो एक पुस्तकालय में यानी कोई संग्रह है, उसे हम ऐसे छांटे कि इन किताबों का उपयोग बहुत ज्यादा स्तर पे हुआ है, इन किताबों का कम स्तर पे हुआ है, इन किताबों का बहुत कम स्तर पे उपयोग किया गया है, तो उनको हम किस तरीके से छांट सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया द्वारा हम उनको रिन्यू करा सकते हैं, ऐसी वो प्रक्रिया बतानी है जो कार्यशील संग्रह को पुनः प्रक्रिया के द्वारा पहचान दिला सके। ठीक है, तो अभी मैं एक बार, जैसे मैंने आपको अभी चर्चा करी थी कि एक क्लास अपन उस पे लेंगे, 9 चरण दिए गए थे, एक क्लास इस पे भी करेंगे कि रंगनाथन ने कितने उपसूत्र दिए, कितने नियम दिए, कितने सिद्धांत दिए, कौन कौन से दिए, उनमें क्या क्या चीजें बताई, इन पे भी हम एक क्लास लेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का उठाया जा सकता है। अपन ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, ऐसा ही इससे रिलेटेड आ सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ या तो नियम पे पूछ लें, नियम पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिद्धांत पे पूछा जा सकता है, या उपसूत्र पे पूछा जा सकता है, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे हम उसमें एकदम प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी है, एक क्लास बनाएंगे उस पे भी, आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, बस जितनी क्लासेस आए उनको देखते रहें। एग्जाम में अभी 1 महीना है, 1 महीने में अगर आप लगातार क्लासेस देखेंगे और लगातार इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रिकॉल करेंगे तो आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ अपन करें तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्यशील संग्रह को पुनः पहचाना जा सके, वो प्रक्रिया कहलाती है परासरण का सिद्धांत। समझ गए मेरी बात को? परासरण का सिद्धांत हम लोग चर्चा भी करेंगे यहाँ कि परासरण का सिद्धांत क्या होता है। यानी जो सिद्धांत दिए थे, जो प्रिंसिपल दिए थे, उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस नाम से एक सिद्धांत दिया था रंगनाथन ने, जिसमें जिक्र किया था कि किसी भी कार्य संग्रह को इस प्रक्रिया के द्वारा पुनः पहचाना जा सकता है। यानी मैंने अभी एग्जांपल दिया ही है कि एक पुस्तकालय में कोई संग्रह दिया है, उनमें से हम ये देखें कि किस पुस्तक का किस लेवल पे प्रयोग किया गया है, उनको हमें अपनी पुस्तकालय में दोबारा से रखना है या उनको हटा देना है, या कितनी किताबों को कितने लेवल पे हमें दोबारा से अपने पुस्तकालय में मंगवाना है। ऐसी प्रक्रिया को हम परासरण के सिद्धांत द्वारा पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करें तो परासरण का सिद्धांत जो है वो पुनः प्रक्रिया हेतु तो किसी कार्यशील संग्रह को पहचाना जा सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ परासरण का सिद्धांत यह इंगित करता है कि नए ग्रंथों के संग्रह का वर्गीकरण तथा सूचीकरण नई पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी जो पुराने हमारे पास ग्रंथ हैं उनको अगर किसी लेवल पे प्रयोग नहीं किया गया है, यानी बहुत कम उनका उपयोग किया गया है, तो उन्हें हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, और जिनका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पे किया है उनको हम दोबारा से उन किताबों को मंगवाएं, या फिर उन किताबों का प्रयोग आगे हो सकता है, इस लेवल का आइडेंटिफिकेशन करके हम उन किताबों को अपने संग्रह में रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का सिद्धांत। समझ गए? तो हम सभी सिद्धांतों को, सभी उपसूत्रों को, सभी नियमों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सभी में एक एक चीज को पढ़ेंगे, ये भी हम एक क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी तो अपन इन्हीं क्वेश्चंस पे चर्चाएं करते रहे और इन क्वेश्चन के आंसर्स को मैं आपको
थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताती चलूं तो आपको ये रिकॉल होगा कि कौन से एग्जाम पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हमें क्या चीजें गहराई से पढ़नी है। ठीक है, आगे करें तो क्वेश्चन नंबर 9, सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी सूचना पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रयोग किसका, सूचना पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये हमें बताना है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है H.P. लुहान, केल्विन मूर्स, मार्टिमर ट्यूबे और डेरिक ऑस्टेन। ठीक है, 4 ऑप्शन में से हमें एक राइट टिक करना है कि सूचना पुनः प्राप्ति का पद सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सूचना पुनः प्राप्ति पद का सर्वप्रथम प्रयोग केल्विन मूर्स द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर हमारा केल्विन मूर्स होगा। सूचना पुनः प्राप्ति से क्या आशय है, समझ रहे, किसी इंफॉर्मेशन को हमें दोबारा से प्रतिपादित करना, समझ रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन है हमें उसकी पुनः प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है। सूचना पुनः प्राप्ति पद को ही आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका सबसे पहले प्रयोग केल्विन मूर्स द्वारा किया गया था। समझ गए, केल्विन मूर्स कौन है, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे केल्विन मूर्स, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1919 को अमेरिका में हुआ था। कब, 24 अक्टूबर 1919 को अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द को पूछा है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि केल्विन मूर्स जो है वो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है। ठीक है, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। हमें थोड़ी सी जानकारी सबके लिए लेते हुए चलनी है। कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इतना समझ ही गए होंगे। इन्होंने प्रोग्रामिंग भाषा TRAC के लिए भी काम किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछ सकते हैं। देखो कंप्यूटर वैज्ञानिक तो थे ही, एक प्रोग्रामिंग भाषा थी TRAC, इसके लिए भी इन्होंने सबसे पहले इस भाषा पे काम किया था, प्रोग्रामिंग भाषा TRAC। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो ये है हमारी वही NK पब्लिकेशन की बुक। देखिए सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम फरवरी में है, उनके लिए ये 1 महीने में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताब साबित होगी। बाकी थर्ड ग्रेड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो अभी थ्योरी पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। उसके बाद में जब ऑप्शंस पढ़ने की बारी आए तो ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, तो हम थ्योरी तो ऑलमोस्ट कवर कर ही चुके हैं। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, यानी जिनको वास्तविक रूप में अपना एग्जाम क्रैक करना है, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब उनको सिर्फ टाइम देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है, या तो मैराथन चले उनको देखिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जिस किताब में मिल सके उनको देखो। अगर एक्सप्लेनेशन से मिल रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर्स तो आपको डेफिनेटली देख ही लेने हैं। ठीक है, आगे चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया। 1 मिनट, ये हो गई 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी आया है सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अभी हमने कहा था कि सूचना पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रयोग केल्विन मूर्स द्वारा किया गया था, है ना। तो यहाँ इसका मतलब सूचना अंतरण शब्द का प्रयोग है, तो केल्विन मूर्स तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द दिया था, सूचना पुनः प्राप्ति दिया था। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देख ही लिया। अब देखते हैं सूचना अंतरण शब्द का प्रयोग किसने किया। सूचना अंतरण शब्द का प्रतिपादन
किसने किया? तो आप मुझे एक बार थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कि किसने इसका प्रयोग किया, बताइए मुझे। तो सूचना अंतरण शब्द होता क्या है? सूचना अंतरण जो है उसका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें तो ये हो सकता है डिजिटल डाटा को एक युक्ति से दूसरी युक्ति तक भेजना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन देना। समझ गए? अगर किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है किसी एक युक्ति से दूसरी युक्ति तक तो वो होता है सूचना अंतरण। इस शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले बीसमैन द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे पहले प्रतिपादन यानी इस शब्द को प्रतिपादित किया बीसमैन द्वारा। किसी एक युक्ति से दूसरी युक्ति तक किसी सूचना को भेजा जाना सूचना अंतरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए? सूचना अंतरण संरचनात्मक रूप से सूचना का निर्माण, सूचना का संग्रह, सूचना का भंडारण, सूचना का प्रसार, सूचना की पुनः प्राप्ति जैसे चक्रों से गुजरता है। ठीक है, जिसमें तीन प्रकार के होते हैं ये सूचना अंतरण। हम लोग सूचना अंतरण को 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से में? सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक एंड निकट अंतरण। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, आप लोग उसे देखें। तो सूचना अंतरण का शाब्दिक अर्थ है किसी डिजिटल डाटा को, ये थोड़ी सी देखो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है तो आपको 1 मिनट, तो आपको बस उस चीज पे गौर करना है कि लिखा क्या है। यहाँ है डाटा। ठीक है, किसी डिजिटल डाटा को एक युक्ति से दूसरी युक्ति तक भेजना। समझ गए? ये वो क्या होता है सूचना अंतरण। यह सूचना किसी भी रूप में हो सकती है। बीसमैन द्वारा सर्वप्रथम सूचना अंतरण शब्द का प्रतिपादन किया गया था, ये हमने आंसर में टिक कर ही दिया। सूचना अंतरण संरचनात्मक रूप से सूचना का निर्माण, सूचना का संग्रह, सूचना का भंडारण, सूचना का प्रसार और सूचना की पुनर्प्राप्ति जैसे चक्रों से गुजरता है। ठीक है, सूचना अंतरण के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है सकारात्मक अंतरण, दूसरा है नकारात्मक अंतरण और तीसरा यहाँ पे दिया नहीं है तो मैं लिख देती हूँ निकट अंतरण। समझ गए? पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक और तीसरा है निकट अंतरण। यानी यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सूचना अंतरण के कितने प्रकार हो सकते हैं? ये कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार। या फिर 3 प्रकार में हमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूचना अंतरण के इनमें से कौन सा प्रकार नहीं होता है, तो हमें सिर्फ सकारात्मक, नकारात्मक और निकट पे ध्यान देना है, बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा वो गलत होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को हमें इस तरीके से दिमाग में रखना है कि ये कैसे कैसे पूछा जा सकता है। समझ गए? अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कॉलन क्लासिफिकेशन द्वंद्व वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और आपेक्षिक बनाया जा सकता है। यानी इन 4 ऑप्शन में से किसको कॉलन क्लासिफिकेशन द्वारा चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को इनमें से वर्गीकृत और आपेक्षिक किस युक्ति के द्वारा बनाया जा सकता है? समझ गए? चिकित्सा विधि शास्त्र। देखिए मेरे ख्याल से जो चिकित्सा विधि शास्त्र नाम दिया है उसी से आपको दिमाग में ये रिकॉल हुआ होगा कि किसी विषय से संबंधित बात करी है, यानी हम चिकित्सा को यहाँ एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। समझ गए? तो इसमें से तो राइट आंसर मेरे ख्याल से आप टिक कर पाएंगे कि विषय युक्ति से रिलेटेड होगा, है ना? विषय युक्ति की सहायता से उसे वर्गीकृत किया जा सकता है या अपेक्षित बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन विषय युक्ति होती क्या है, वर्णानुक्रमिक युक्ति होती क्या है, क्लासिक क्या होती है, परिगणित क्या होती है, ये सारी युक्ति आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो पहले तो समझ लें अपन सब्जेक्ट डिवाइस ही इसे वर्गीकृत और आपेक्षिक बना सकती है। किसको? चिकित्सा विधि शास्त्र को। कॉलन क्लासिफिकेशन को द्वंद्व वर्गीकरण पद्धति
बोला जाता है। तो द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति के हिसाब से किसी विशिष्ट विषय को वर्गीकृत या आपेक्षित करें तो वो एक विषय युक्ति से हो सकती है। ठीक है, कोई भी एक विशिष्ट विषय से रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ तो सिर्फ नाम दे दिया है चिकित्सा विधि शास्त्र, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी पूछे जो विषय से रिलेटेड हो, वो विषय युक्ति ही उसे वर्गीकृत कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन कहें तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपको देखिए गया, अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छोटे आकार की पुस्तक की संग्रह संख्या को किस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि कोई छोटे आकार की पुस्तक है ना, उसकी संग्रह संख्या को यानी कलेक्शन नंबर को किस प्रकार इंगित कर सकते हैं, यानी किस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि जब भी छोटे आकार की पुस्तक की बात हो तो वहां संग्रह संख्या के नीचे लाइन देकर उसे इंगित कर सकते हैं। किसको? छोटे आकार की पुस्तक को। ठीक है, वहीं अपन बात करें कि इसमें देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का है, जिसे अपन अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसे अलग से क्लास लेके समझा दूंगी, या फिर आप लोग कहोगे तो मैं थोड़ा सा उसे यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस प्रकार हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, छोटे आकार की पुस्तक जो होती है उसे हम संग्रह संख्या यानी कलेक्शन नंबर के नीचे लाइन अगर हम अंडरलाइन कर दें उसे, ठीक है, कलेक्शन नंबर को अंडरलाइन कर दें तो वो आइडेंटिफाई करता है छोटे आकार की पुस्तक को। ठीक है, समझ गए? वो क्या इंगित करता है? छोटे आकार की पुस्तक को। वहीं अगर अपन कहें कि बड़े आकार की पुस्तक के लिए संग्रह संख्या के ऊपर लाइन दी हुई होती है, यानी कोई भी अगर पुस्तक है उस ऊपर लाइन कब दी होगी? जब वो बड़े आकार में होगी। ठीक है, यानी बड़े आकार की पुस्तक के ऊपर लाइन होती है यानी ओवरलाइन। ठीक है, ओवरलाइन कब होगी? जब पुस्तक बड़े आकार में होगी तो उसकी संग्रह संख्या के ऊपर में लाइन दी हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ जरूरी नहीं है यही पूछा जाए कि छोटे आकार की पुस्तक की संग्रह संख्या को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है। तो छोटे आकार की पुस्तक के लिए तो अंडरलाइन होता है, बड़े आकार की पुस्तक के लिए ओवरलाइन होता है। ठीक है, और संग्रह संख्या को गोले में कब अंकित किया जाता है? यहाँ ऑप्शन में दिया है कि संग्रह संख्या को गोले में कब इंगित किया जाता है। समझ रहे? जब भी कोई पुस्तक जली या कटी फटी है तो वहां उसकी जो संग्रह संख्या है उसे गोले में सर्किल में दर्शाया जाता है। ठीक है, कब? जब पुस्तक कटी फटी होती है। ठीक है, कटी या फटी होती है या जली हुई होती है तो ऐसी कंडीशन में उसकी संग्रह संख्या को सर्किल में दर्शाया जाता है। समझ गए? एक है संग्रह संख्या को गहरा दर्शाकर, समझ रहे? तो संग्रह संख्या को गहरा दर्शाने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। बाकी एक अगर हम सामान्य पुस्तक की बात करें यानी कोई एबनॉर्मल पुस्तक है उसकी अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी लाइन होती है कलेक्शन नंबर के, यानी मैं अपन यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ कि कलेक्शन नंबर ये है। ठीक है, मैं इतना आइडेंटिफाई करूंगी आपके लिए कलेक्शन नंबर। ठीक है, अगर कलेक्शन नंबर के ऊपर भी लाइन है, ओवरलाइन और अंडरलाइन, कलेक्शन नंबर को अगर इस तरीके से दर्शाया जाता है तो इसका मतलब है कि ये पुस्तक एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल है। अगर कलेक्शन नंबर के, देखो कलेक्शन नंबर को अगर सर्किल में बंद कर दें तो वो पुस्तक जली होगी या कटी या फटी होगी। ठीक है,
संग्रह संख्या के नीचे लाइन यानी कलेक्शन नंबर के अंडरलाइन अगर हम नीचे दर्शाएं तो वो क्या होगी, छोटे आकार की पुस्तक होगी, ठीक है। और कलेक्शन नंबर के ओवर लाइन होगी यानी ऊपर जो लाइन होगी वो दर्शाएगी कि पुस्तक बड़े आकार की, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ये मेरे ख्याल से इन चारों कंडीशन में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत नहीं होगा। ये अच्छे से याद कर लेना है कि संग्रह संख्या के ऊपर जो लाइन होती है वो बड़े आकार की पुस्तक को दर्शाती है, संग्रह संख्या के नीचे जो लाइन होती है वो छोटे आकार की पुस्तक को दर्शाती है, और संग्रह संख्या को गोले में जब बंद किया जाता है तो वो पुस्तक जली या कटी फटी होती है। और एक एबनॉर्मल पुस्तक की बात करें तो उसमें संग्रह संख्या के ऊपर भी लाइन होती है और नीचे भी लाइन होती है, यानी ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों ही दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, अज्ञात ये संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? अज्ञात लेखक यानी जिस पुस्तक का लेखक ही नहीं पता हो कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या किसी लेखक पे शक है, यानी संदिग्ध लेखकत्व की कोई पुस्तक है, तो उसको क्या कहा जाता है? आप लोग इन चारों ऑप्शन में से मुझे बताएं कि इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ऐसी जब भी पुस्तक हो जिसके लेखक के बारे में नॉलेज नहीं हो, नहीं पता हो, और या फिर किसी लेखक पे संदिग्ध हो, तो उसको एपोक्राइफल पुस्तक बोलते हैं, ठीक है। उस पुस्तक को एपोक्राइफल बुक बोला जाता है, एपोक्राइफल बुक नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ अपन थोड़ी सी यही इतनी ही चर्चा करेंगे कि एपोक्राइफल पुस्तक किसे बोला जाता है, जिसके बारे में, जिसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी होती है, ठीक है। यानी जो पुस्तक अप्रमाणिक है, समझ गए, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, जिसके लेखक का नहीं पता है, उन सभी पुस्तकों को हम एपोक्राइफल की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। आइए समझ में, तो यहाँ ध्यान दे लीजिएगा और इतना ध्यान रखिएगा कि अज्ञात और संदिग्ध लेखक की पुस्तकों को एपोक्राइफल नाम दिया जाता है। आगे अपन चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रबंधित है किसके द्वारा? आप बताएं चारों ऑप्शन में से, थोड़ा सा दिमाग में रखें। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा विकसित की जाती है और किसके द्वारा प्रबंधित की जाती है? आप बताइए मुझे क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या है? टिक करें। यहाँ पे CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा इस डिजिटल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TNDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया जाता है CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो C होगा, ठीक है। CSIR क्या है आप सभी को पता होगा, CSIR की फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, लिखने की जरूरत है क्या? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, समझ गए? इस CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा इसे विकसित और प्रबंधित किया जाता है। इसकी मैं कहूं तो इसे किस वर्ष विकसित किया गया था? CSIR द्वारा किस वर्ष TNDL को विकसित किया गया था? तो 2001 में इसे विकसित किया गया था,
देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया गया था 2001 में। ठीक है, पूछा जा सकता है। अभी तक ये पूछा है कि TNDL को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, कब किया गया था ये पूछा जा सकता है आगे। इसे विकसित किया गया था 2001 में। ठीक है, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित को कॉलम वर्गीकरण के अनुसार सही वर्गीकृत क्रम में रखें। कॉलम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन के अनुसार वर्गीकृत क्रम क्या होगा? कोई भी हम जब भी कॉलम नंबर का निर्माण करते हैं या फिर हम किसी पुस्तक का वर्गीकरण करते हैं तो उसके 9 चरण तो आपको बताए ही थे किसी प्रलेख के वर्गीकरण के। ठीक है, उन्हीं 9 चरणों में अगर हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का भी अपन आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जब भी अपन चर्चा करेंगे उसके जो 9 चरण हमने पढ़े थे तो उसमें किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है, यहाँ मैं इसका आंसर बताऊंगी। आप लोग सिर्फ इतना अंदाजा रखिए कि यहाँ फर्स्ट लिया है, यानी ए जो है उसे सबसे पहले देखो अपरिष्कृत आख्या थी, पहला स्टेप जो था अपरिष्कृत आख्या। ठीक है, अपरिष्कृत आख्या में अपन कहें तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, मेरे ख्याल से ए जो है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, यानी थर्ड वाला नहीं, 2A नहीं आएगा, पहले आएगा ए। अपन ऑप्शन देखें फर्स्ट नंबर कौन से में है सबसे पहले, एक तो बी वाले में है फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इनमें तो ये सेकंड है, इन दोनों में थर्ड। ये वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी फर्स्ट पे ए आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 2A आएगा, फिर उसके बाद में 2:5 आएगा, फिर उसके बाद में 2, 3, 4 आएगा। यानी जब भी 2, 3, 4 यानी जब भी किसी प्रलेख का वर्गीकरण करते हैं तो वो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार रखते हैं। समझ गए? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट होगा, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 17। AACR2 के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। यानी यहाँ कोष्ठक दिए हैं 4, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और कोण कोष्ठक। यानी मेरे को आप इतना बताइए कि AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड के अनुसार, AACR2 की फुल फॉर्म मेरे ख्याल सभी जानते होंगे, जो भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। AACR2 इसकी फुल फॉर्म एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड। ठीक है, इसके अनुसार अगर कोई सूचना बाहरी स्रोत से ली गई है, ठीक है, यानी बाहर से किसी सूचना को प्राप्त किया गया है तो उसे उस पुस्तक में किस प्रकार के कोष्ठक में इंगित किया जाएगा, तो बड़े कोष्ठक में इंगित किया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बड़ा कोष्ठक। समझ गए मेरी बात को? आप ध्यान से देखिएगा, बाहरी स्रोत से क्या मतलब है। जैसे किसी समाचार पत्र से अगर हमें किसी सूचना मिली है, कोई सूचना समाचार पत्र से या विज्ञापन से या टेलीकास्टिंग से या भर्ती सूचना संबंधी कोई हमें जानकारी मिली है, तो उन सभी से रिलेटेड यानी बाहर के किसी भी स्रोत से कोई सूचना ली गई है तो उसे हम AACR2 के अनुसार एक बड़े कोष्ठक में इंगित करते हैं। समझ गए? ठीक है ना, आगे बढ़े अपन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य कहलाता है। देखिए पुस्तकालय में ये प्रक्रियाएं नियमित तौर पर चलती हैं। ठीक है, यानी डेली रूटीन में ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं कि निधानी नियतन, भंडार सत्यापन, निधानी परिशोधन, भंडार स्थानांतरण। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने किसी पुस्तकालय में जाके एक किताब किसी रैक से निकाली और मैंने पढ़ ली, पढ़ने के बाद उस रैक में मैंने वापस उसे नहीं रखा, उस पुस्तक को मैंने पुस्तकालय में किसी और स्थान पे रख दिया, अब उसे वापस उसी स्थान पर पहुंचाना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो निधानी परिशोधन।
यानी जिस निधानी से जिस पुस्तक को निकाला गया है उस पुस्तक को उसी निधानी पर वापस पहुंचाना, ये निधानी परिशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ जो लैंग्वेज दी है वो है कि पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है, उन्हें उस निर्धारित स्थान पर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो निधानी परिशोधन। अब मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसी में बता दिया है आपको कि निधानी परिशोधन होता क्या है। ठीक है ना, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथाना आधिकारिक प्रकाशन है, यानी ग्रंथाना एक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, समझ गए। ग्रंथाना एक समाचार पत्र है जो जिसे किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आंसर जो होगा ए बी सी डी, इनमें से आपको टिक करना है। पहला है ILA का, दूसरा IATILIS का यानी ITLIS का, और तीसरा है RRLF का, और चौथा है आइजलिक का यानी IASLIC का। ठीक है, आप बताइए ILA, ITLIS, RRLF और आइजलिक, इन चारों में से आंसर जो होगा वो RRLF द्वारा, यानी ग्रंथाना एक आधिकारिक प्रकाशन है RRRLF का। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको पहले बता दी थी क्वेश्चन में कि RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, इस संस्था के द्वारा इस ग्रंथाना एक समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये आधिकारिक तौर पर RRLF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। समझ गए आप मेरी बात को। RRLF ने इसका सबसे पहले प्रकाशन कब किया था, ये जरूर पूछ सकता है कि ग्रंथाना का सबसे पहले प्रकाशन RRLF द्वारा कब किया गया था, तो 1990 में सबसे पहले प्रकाशन किया गया था। इतनी जानकारी रखनी है हमें। ठीक है, आगे बढ़े। RRLF की मैंने बता दी थी, देखो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, कौन इसे वित्त पोषित करता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पहले बता दिया। तो बार बार उन चीजों को रिवाइज करने में कोई मतलब नहीं है, आप लोग खुद ही उन चीजों को बार बार देखिएगा, पढ़िएगा और अपने दिमाग में जब तक बिठाइएगा जब तक वो अच्छे से नहीं बैठ सकते। ठीक है, आगे बढ़े। ये यहाँ पे जरूर आपको ध्यान रखना है कि 1990 में उसने सबसे पहला प्रकाशन किया था ग्रंथाना का। किसने, RRLF ने। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रंथाना जो है वो ILA का प्रकाशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रंथाना को RRLF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब कभी अगर पूछा जाए तो गलती नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में आई। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसे बहुत तरीके से पूछा गया है। INB इसकी फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म को याद रखना है, पूछ ही लिया जाता है बार बार, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, INB को प्रथम बार, मतलब ये INB प्रथम बार कब अस्तित्व में आई, इसका हम जिक्र करेंगे कि किस किस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। INB सबसे पहले 1957 में अस्तित्व में आई। ठीक है, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि INB सबसे पहले 1957 में अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों इसे लाया गया इस सूची को, कि INB जो है वो हमारे देश में जितनी ग्रंथ सूची यानी जितनी सूचियां प्रकाशित होती हैं या फिर जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनकी एक संग्रह सूची के रूप में इसको लाया गया, यानी पूरी पुस्तकों का एक संग्रह जहां दिया जाए उसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पूरे देश भर में जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उन सभी पुस्तकों की साहित्यों की सूची होती है। ठीक है,
ये होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसका सबसे पहले से 1957 में देखा गया था, यानी 1957 में ये पहली बार अस्तित्व में आई। ठीक है, आगे बढ़े। शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है। अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है यानी प्रचलित है। सबसे ज्यादा अभिलेखागार किस रूप में देखा जाता है? तो मेरे ख्याल से अभिलेखागार शब्द एक ऐतिहासिक सामग्री से जोड़ा जा सकता है। यहाँ कुछ ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट हो सकता है, ऐतिहासिक सामग्री। आप बताइए मुझे, शब्द अभिलेखागार को किस रूप में देख सकते हैं? अभिलेखागार से तात्पर्य देखो उन सभी अभिलेखों या पुस्तकों, मानचित्रों से है जिनका व्यवस्थित संग्रहालय और संरक्षित किया जा सके। ठीक है, इन्हें हम एक ऐतिहासिक सामग्री के रूप में देख सकते हैं, यानी जितनी भी अभिलेख हैं, जितनी पुस्तकें हैं, उनको एक बार बार जिनका प्रयोग किया जाए, जिनको एक ऐतिहासिक सामग्री के रूप में उपयोग में लिया जाए, उन सभी को अभिलेखागार से रिलेट कर सकते हैं। समझ गए? जिनका अगर हम कहें तो जिनका संबंध सार्वजनिक या व्यक्तिगत या राजकीय संस्थाओं से होता हो। ठीक है, यहाँ पे अभिलेखागार से के लिए जैसे ऐतिहासिक सामग्री को एक ही जगह पे इकट्ठा करने के लिए एक अभिलेखागार की स्थापना करी गई, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। समझ गए? यानी जितनी भी देश भर में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, उन सभी को एक जगह पे व्यवस्थित कर लें या उनको इकट्ठा करके उन सभी का जब जब प्रयोग में लिया जाए उनको लेने की कोशिश करें, तो उन सभी को हम ऐतिहासिक सामग्री के रूप में जोड़ सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना करी गई इसी पर्पज से कि सभी अभिलेखों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, 11 मार्च 1891 को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना करी गई थी। ठीक है, कब करी गई? 11 मार्च 1891 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। किस लिए, किस उद्देश्य से? कि हमारे देश में जितनी भी ऐतिहासिक सामग्री है उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है, तो अभिलेखागार शब्द प्रासंगिक है ऐतिहासिक सामग्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो अपन देखो इतना जरूर है कि क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा डीपली माइंड लगा के अगर हम समझें तो 4 ऑप्शन में से हमें जरूर पता चल जाएगा कि ये किस से संबंधित है, यानी किस से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा डीपली सोचना है उस शब्द के बारे में। पढ़ा सबने है, सब कुछ है, थ्योरी में मेरे ख्याल से सब पढ़ लिया होगा, और वो अगर पढ़ने के बाद अपन नहीं समझ पाए कि इस क्वेश्चन में किस बारे में चर्चा करी गई है, तो फिर वो मतलब ये समझो कि ना पढ़ने के बराबर है। समझ में? तो यहाँ अभिलेखागार शब्द बार बार सबने पढ़ा होगा, तो किस लिए, किस पर्पज से पढ़ा था और कैसे पढ़ा था, किस इसके बारे में क्या चीजें पढ़ी थी, तो हमने यहाँ ऐतिहासिक सामग्री से जोड़ा है। और राइट आंसर भी ऐतिहासिक है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रंथ सूची तो हमने अलग पढ़ी थी, उसमें अभिलेखागार का तो कोई मतलब ही नहीं था। निःशुल्क प्रभार हो नहीं सकता, परिवार के सदस्यों से नहीं हो सकता, ऑप्शन ही इसमें इस प्रकार से है कि इसमें राइट होकर ही नहीं सकते। आंसर जो राइट होगा वो ऐतिहासिक सामग्री होगा। ठीक है, इसीलिए इसकी स्थापना करी गई थी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की। नेक्स्ट बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी या एरे, मतलब सारणी को एरे बोला जाता है, में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? ठीक है, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? मेरे ख्याल से सभी बता पाएंगे कि यहाँ पे 6 क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिएगा कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी में 6 क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं
आप लोगों ने पढ़े होंगे। इंग्लिश में अगर मैं एक बार चर्चा करूं तो जनरल, बाइस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंसिंग और टूल, यानी ये 6 क्षेत्र जो दिए थे वो 6 क्षेत्र आपने मेरे ख्याल से पढ़े होंगे। ठीक है, हिंदी वाले विद्यार्थियों को अगर मैं बताऊं तो सामान्य है एक, सबसे पहला क्षेत्र सामान्य, झुकावात्मक, तुलनात्मक। देखिए आप लोग देखते जाइए, पहला है सामान्य, झुकावात्मक, ये है जनरल, दूसरा है डिफरेंस, जनरल, दूसरा है इन्फ्लुएंसिंग, एक बार झुकावात्मक, जिसे 22, ठीक है। तीसरा तुलनात्मक, यानी कंपैरिजन, तुलनात्मक कंपैरिजन, ठीक है। चौथा है विभेदात्मक यानी डिफरेंस, और पांचवा है प्रभावात्मक, इन्फ्लुएंसिंग, और छठवा है उपकरण, ठीक है, यानी टूल। तो जो 6 क्षेत्र बताए थे रंगनाथन ने एक सारणी के, उसमें 6 क्षेत्रों का जिक्र यहाँ पे इस तरीके से किया था, सामान्य, झुकावात्मक, तुलनात्मक, विभेदात्मक, प्रभावात्मक और उपकरण, ठीक है। यहाँ 6 क्षेत्रों में ये पूरे सीक्वेंस में है, तो आप लोग इन पूरे 6 क्षेत्रों को याद रखें। यहाँ क्वेश्चन अभी तो ये पूछा है कि कितने क्षेत्रों को मान्यता दी थी, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रंगनाथन द्वारा एक सारणी के क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है, तो इन 3 तो इनमें से दे देंगे और एक कोई अलग दे देंगे, तो आपको उस अलग की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ सामान्य, झुकावात्मक, तुलनात्मक, विभेदात्मक, प्रभावात्मक और उपकरण, जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंसिंग, देन टूल, ठीक है ना, समझ गए। आगे देखें, यही लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए जो बुक तैयार की है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जरिए अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। इनमें से एक पुस्तक का नाम दिया है और 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, जिनमें चारों लेखक के नाम दिए हैं। तो हमें पूछा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक हमें बताना है। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक के बारे में बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में से एरिक डी ग्रोलियर, बारबरा कायल, तीसरा है WCB सेयर्स और चौथा है SR रंगनाथन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जिन्होंने स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, एरिक डी ग्रोलियर, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी, तो 1962 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी तो ये पूछा गया है कि इस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इस पुस्तक की रचना एरिक डी ग्रोलियर ने की थी, लेकिन आगे क्वेश्चन ये बन सकता है
कि स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के रचयिता एरिक डी ग्रोलियर हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना किस वर्ष में की थी? तो 1962 में की थी। ठीक है, समझ गए? यहाँ इस पुस्तक की रचना इन्होंने विशेष डोमेन में उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण प्रणालियों को एक सामान्य प्रणाली में कैसे उपयोग किया जाता है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। ठीक है, 1962 में। आगे अपन बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24। देखिए, ये मैंने उसकी व्याख्या दी है जो मैंने अभी बताया है। ये आप लोगों को मैंने बोल ही दिया कि इस पुस्तक की रचना 1962 में एरिक डी ग्रोलियर द्वारा की गई थी। ठीक है, विशेष डोमेन में इसका उपयोग किया जाए, इसकी एक सामान्य प्रणाली में कैसे उपयोग किया जाता है, इन जैसे तथ्यों पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर उस पुस्तक की रचना 1962 में करी। नेक्स्ट चले 24। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, अब देखिए हमें वर्गीकरण बताया है और किस प्रकार का वर्गीकरण, यानी ज्ञान वर्गीकरण है या पुस्तक वर्गीकरण है या फिर ज्ञान और पुस्तक दोनों ही वर्गीकरण है या फिर कंटेंट्स का वर्गीकरण है। ठीक है, यानी हमें जो बताया है यहाँ वो किस प्रकार का वर्गीकरण है, वो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी राइट दे पाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों, समझ गए, या तो सब्जेक्ट हो या फिर टाइप्स हो या फिर इन दोनों या अन्य मान्यता के क्रम के अनुसार प्रलेखों का अगर संयोजन किया जा रहा है तो वो कौन से प्रकार का वर्गीकरण होगा? ठीक है, आप लोग मुझे बताएं। तो यहाँ ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तक वर्गीकरण दो अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन तीसरे में ऑप्शन दिया है ए एंड बी, यानी ज्ञान भी हो सकता है और पुस्तक भी। समझ गए? तो यहाँ क्या बोला है? विषय और या फिर प्रकार या अन्य मान्यता के क्रम। समझ गए? तो हम सबसे पहले अगर ज्ञान वर्गीकरण की ही चर्चा करें तो ज्ञान वर्गीकरण क्या होता है? किसी विशिष्ट विषय के अनुसार वर्गीकरण, यानी ज्ञान वर्गीकरण की अपन डेफिनेशन समझे तो ज्ञान वर्गीकरण जो है वो किसी विशिष्ट विषय के अनुसार वर्गीकरण होता है। ज्ञान वर्गीकरण, ठीक है, किसी विशिष्ट विषय के अनुसार वर्गीकरण। समझ गए? ये होता है ज्ञान वर्गीकरण। दूसरा अगर हम कहें पुस्तक वर्गीकरण क्या है, समझ गए? पुस्तक वर्गीकरण क्या है? तो पुस्तक की विशिष्ट आकृति के अनुसार वर्गीकरण। पुस्तक वर्गीकरण क्या है? पुस्तक की विशिष्ट आकृति के अनुसार, ठीक है ना, पुस्तक की विशिष्ट आकृति के अनुसार वर्गीकरण। समझ गए? समझ गए ना? और पुस्तकालय वर्गीकरण अगर हम कहें तो ज्ञान वर्गीकरण प्लस पुस्तक वर्गीकरण को ही अपन पुस्तकालय वर्गीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, यही हमें जो क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ज्ञान वर्गीकरण की चर्चा करें तो किसी विशिष्ट विषय के अनुसार, है ना, किसी विशिष्ट विषय के अनुसार वर्गीकरण। यहाँ क्या पूछा है? जिसमें विषय या प्रकार, समझ गए? यहाँ बोला था किसी विशिष्ट विषय के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, पुस्तक वर्गीकरण क्या है? पुस्तक की विशिष्ट आकृति के अनुसार वर्गीकरण। समझ गए? तो यहाँ क्या हो गया? विषय हो गया। यहाँ क्या हो गया? उसके टाइप हो गया, यानी पुस्तक की विशिष्ट आकृति, यानी उसका प्रकार किस प्रकार हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो इन दोनों या फिर अन्य मान्यता ये भी जोड़ा है। ठीक है ना? तो इन दोनों को जोड़ के ही अपन बोल सकते हैं कि ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय
या फिर उसका प्रकार या अन्य मानतार्किक क्रम के अनुसार अगर किसी प्रलेख को संयोजित किया जाता है तो वो ज्ञान वर्गीकरण प्लस पुस्तक वर्गीकरण दोनों होगा, यानी वो पुस्तकालय वर्गीकरण अपन उसे कह सकते हैं। ठीक है, पुस्तकालय वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, ज्ञान इसमें क्या होता है, ज्ञान प्लस पुस्तक वर्गीकरण दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको जोड़ रहे हैं पूरा पुस्तकालय वर्गीकरण से। समझ गए ना? हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है। समझ गए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इसमें मिसप्रिंट लग रही है या फिर मैं कहूं तो टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन के दूसरा जोड़ दिया, मतलब यहां से आप लोग इसे हटाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। ये क्या है, दूसरे क्वेश्चन को इधर जोड़ दिया है, तो इतना आप नहीं पढ़े। समझिए, क्वेश्चन जो है वो हो सकता है टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग इतना पढ़ें। 25 नंबर जो क्वेश्चन है जो एग्जाम पेपर में पूछा गया है वही है, आप लोग ध्यान से देखें कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ऑनलाइन डीवी, दूसरा है वर्चुअल डीवी, तीसरा वेब डीवी और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक डीवी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के यानी डीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को वेब डीवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेब डीवी के नाम से जाना जाता है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को वेब डीवी के नाम से जाना जाता है, जिसे मेलविल डीवी द्वारा विकसित किया गया था। डीडीसी पद्धति का विकास किसने किया था? मेलविल डीवी ने किया था, सभी को पता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे वेब डीवी, इसके इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को भी वेब डीवी के नाम से जाना जाता है, जिसका विकास भी मेलविल डीवी द्वारा किया गया था। ठीक है,